नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उपन्यास काजर की कोठी का भाग 7वां, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो अब तक आपने जाना कि किस तरह पारसनाथ सरला को धोखे में रखता है। वह स्वयं एक कैदी बनकर सरला के सामने पेश होता है ताकि वो सरला को किसी भी तरह करके शादी के लिए राजी कर पाए। तो आगे के वार्तालाप में आप जानेंगे कि क्या पारसनाथ अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा, क्या सरला शादी के लिए मान जाएगी। जानने के लिए मेरे साथ सुने कहानी का, उपन्यास का ये भाग। तो आइए सुनते हैं। पारस, अच्छा, तब मैं अपनी जान से भी हाथ धो लेता हूं और कह देता हूं कि इस विषय में अब एक शब्द भी मुंह से ना निकालूंगा। सरला, केवल इसी विषय में नहीं बल्कि मेरे किसी विषय में भी अब तुम्हें बोल लाना चाहिए भैया, क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहती। इतना कहकर सरला पारसनाथ से कुछ दूर जा बैठी और चुप हो गई। पारसनाथ की आंखों में क्रोध की लाली दिखाई देने लगी, मगर सरला को कुछ कहने या समझाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। थोड़ी देर के बाद पुनः उस कोठरी का दरवाजा खुला और एक नकाबपोश ने कोठरी के अंदर आकर इन दोनों कैदियों से पूछा, क्या तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत है? इसके जवाब में सरला ने तो कहा, हाँ, मुझे मौत की जरूरत है। पर पारसनाथ ने कहा, मैं पायखाने के लिए जाना चाहता हूं। वह आदमी पारसनाथ को लेकर कोठरी के बाहर निकल गया और कोठरी का दरवाजा पुनः पहले की तरह बंद हो गया। इस समय हम बांदी को उसके मकान में छत के ऊपर वाली उसी कोठरी में अकेली बैठे हुए देखते हैं। हम अपने श्रोताओं को अब वहां ले चलते हैं जिसमें 2 दफे पहले भी उसे पारसनाथ और हरनंदन के साथ देख चुके हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसके बाद पारसनाथ और हरनंदन बाबू का आना इस मकान में 2 दफे हुआ या 4 दफे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद भी उन लोगों का आना यहां जरूर हुआ, मगर हम उसी जिक्र को लिखेंगे जिसमें कोई खास बात होगी। बांदी अपने सामने पानदान रखे हुए धीरे धीरे पान लगा रही है और कुछ सोचती भी जाती है। 2 ही 4 बीड़े पान के उसे खाए होंगे कि नौकरानी ने खबर दी कि पारसनाथ आए हैं। बड़ी बीबी उन्हें बरामदे में रोककर बातें कर रही हैं। इतना सुनते ही बांदी ने नौकरानी को तो चले जाने का इशारा किया और खुद पानदान को किनारे कर एक बारीक चादर से मुंह लपेटकर सो रही। जब पारसनाथ उस कोठरी में आया तो उसने बांदी को ऊपर लिखी हालत में पाया, यानी जो हमने आपको ऊपर बताया कि जैसा कि वो सो गई है चद्दर तान के, वैसे हालत में पाया। वह चुपचाप उसके पास बैठ गया और धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। बांदी, कौन है? पारसनाथ, तुम्हारा एक ताबेदार है। बांदी, वाह वाह, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पारसनाथ, पहले ये तो बताओ कि आज तुम्हारा चेहरा इतना सुस्त और उदास क्यों है? बांदी, कुछ नहीं, यूं ही बेवक्त सो रहने से ऐसा हुआ होगा। पारसनाथ, नहीं नहीं, तुम मुझे धोखा देती हो ना, सच बताओ क्या बात है? बांदी, अरे कह तो चुकी, और क्या बताऊं? तुम तो खामखा की हुज्जत निकालते हो और यूं ही शक करते हो। पारसनाथ, बस बस रहने भी दो, मुझसे बहाना ना करो। जहां कुछ है वह मैं तुम्हारी अम्मा से सुन चुका हूं। बांदी, अच्छा, जब सुन ही चुके हो तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? पारसनाथ, उन्होंने इतना खुलासा नहीं कहा जितना मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। बांदी, अच्छा, जी हाँ, क्या बात है आपकी चालाकी की। अब दुनिया में एक आप ही तो समझदार और सच्चे रह गए हैं। पारसनाथ, ये सच्चे के क्या मायने हैं, बताना तो जरा। आज सच्चे के उल्टे खिताब पर तुमने ताना क्यों मारा मुझे? क्या मैं झूठा हूं
या क्या मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखे में डाला करता हूं? बांदी, तुम तो इतना चमके क्यों? तुम्हें सच्चा कहा तो क्या बुरा किया? अगर मुझे ऐसा ही मालूम होता तो दावे के साथ तुम्हें झूठा कहती। पारसनाथ, फिर वही बात, वही ढंग। बांदी, खैर इन सब बातों को जाने दो, इन पर पीछे बहस करना। पहले ये तो बताओ कि कल तुम आए क्यों नहीं? तुम तो हरनंदन बाबू को दिखा देने के लिए अपने चाचा को साथ लेकर आने का वादा न कर गए थे? तुम्हारी जबान पर भरोसा करके ना मालूम किन किन तरकीबों से मैंने आधी रात तक हरनंदन बाबू को रोक रखा था। आखिर वही टाई टाई फिस हो गया। मैं पहले ही कह चुकी थी कि अब हरनंदन बाबू को तुम्हारे चाचा का कुछ भी डर नहीं रहा, और इस बारे में तुम्हारे चाचा को मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। अब वह बड़े भारी बेवकूफ होंगे जो हरनंदन बाबू को देखने के लिए यहाँ आएंगे। पारसनाथ, बात तो कुछ ऐसी ही मालूम पड़ती है, मगर इतना मैं फिर भी कहूंगा कि कल के पहले इस किस्म की कोई बात न थी। पर कल मुझे भी रंग बुरे ही नजर आए, जिसका सबब अभी तक मालूम नहीं हुआ। पर मैं बिना पता लगाए छोड़ने वाला भी नहीं हूं। बांदी, अजी जाओ भी, तुम्हें बगात की कुछ खबर तो हुई नहीं? कहते हैं कि कल से कुछ बुरे रंग नजर आते हैं। हाँ, ये कहते तो कुछ अच्छा भी मालूम पड़ता कि मेरे होशियार कर देने पर कल कुछ पता लगा है। पारसनाथ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं कि कल जो कुछ मैंने देखा वह निसंदेह एक अनूठी और ताजुब की बात थी। सुनोगी ना तो तुम भी ताजुब करोगी, मगर मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ तुमने कहा था उसकी कुछ भी असलियत नहीं है। शायद वैसा भी हुआ है। बांदी, बस लाजवाब हुए तो मेरे सर की कसम खाने लगे। इनके हिसाब से मेरा सर मुफ्त का आया है। खैर पहले मैं सुन तो लूं कि कल तुमने क्या देखा। पारसनाथ, तुम्हें मेरी बातों का विश्वास ही नहीं होता? क्या तुम समझती हो कि मैं यूं ही तुम्हारे सर की कसम खाया करता हूं और तुम्हारे सर को कद्दू समझता हूं? बांदी, अरे खैर तुम पहले कल वाली बात तो कहो। पारसनाथ, क्या कहूं, तुम तो दिल दुखा देती हो। बांदी, अच्छा अच्छा, मैं समझ गई कि तुम्हारे दिल में गहरी चोट लगी है, और बेशक लगी होगी, चाहे मेरी बातों से या किसी और की बातों से। पारसनाथ, फिर उसी ढंग पर तुम चली, और जब ऐसा ही है तो फिर मेरी बातों का तुम्हें विश्वास क्यों होने लगा? हाय, क्या जमाना आ गया है, जिसके लिए हम मरे वही इस तरफ चुटकियां ले। बांदी, जी हाँ, मरते तो सैकड़ों को देखती हूँ, मगर मुर्दा निकलते किसी का भी दिखाई नहीं देता। इतना कहकर बांदी बात उड़ाने के लिए खिलखिला कर हंस पड़ी और पारसनाथ के गाल पर हल्की चपत लगा के मुस्कुराती हुई पुनः बोली, अरे जरा सी दिलगी में रो देने का ढंग अच्छा सीख लिया है तुमने। इतना भी नहीं समझते कि मैं कौन सी बात ठीक कहती हूँ और कौन सी दिल लगी के तौर पर। अच्छा बताओ, कल क्या हुआ और तुम आए क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे ना आने का बड़ा रंज हुआ। पारसनाथ, हाँ बेशक रंज हुआ होगा, और मुझे भी इस बात का बहुत ख्याल था, मगर लाचारी है कि वहां एक आदमी ने पहुंचकर चाचा साहब के मिजाज का रंग ही बदल दिया, और अब वह दूसरे ढंग से बातें करने लगे हैं। बांदी, तो कुछ कहो भी तो सही। पारसनाथ, परसों रात को एक आदमी चाचा साहब के पास आया और उन्हें अपने साथ कहीं ले भी गया, तथा जब से वे लौटकर घर आए हैं तभी से उनके मिजाज का रंग कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। बांदी, वह आदमी कौन था जी? पारसनाथ, अफसोस, अगर उस आदमी का पता ही लग जाता तो इतनी कबाहत क्यों होती, मैं उसका ठीक इलाज कर देता। बांदी, तो क्या किसी ने उसे देखा ना था? पारसनाथ, अरे देखा तो सही, मगर वह ऐसे ढंग पर स्याह कपड़ा ओढ़कर आया था कि कोई उसे पहचान ही ना सका। सुबह को जब मैं चाचा साहब के पास गया तो उनसे कहा कि आज हरनंदन को बांदी के यहाँ दिखा देने का बंदोबस्त हो गया है, मगर उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान न दिया और बोले कि हरनंदन को लड़के के यहाँ देखने से क्या फायदा होगा,
जब तक कि इस बात का पूरा पूरा सबूत न मिल जाए कि सरला को तकलीफ पहुंचाने का सबब वही हरनंदन है। इसके बाद मुझसे और उनसे देर तक बातें होती रही। मैंने बहुत तरह से समझाया, मगर उनके दिल में एक न बैठी। बांदी, ठीक है, मगर फिर भी मैं वही बात कहूंगी कि तुम्हारे चाचा का ख्याल कल से नहीं बदला, बल्कि कई दिन पहले से ही बदल गया है। जबकि हरनंदन के बाप ने टका सा सूखा जवाब दे दिया और हरनंदन खुल्लम खुल्ला लड़कियों के यहाँ आने जाने लगा। तब वे हरनंदन का कर ही क्या कर सकते हैं, और ताज्जुब नहीं कि उन्हें हरनंदन की इस नई चाल चलन का पता लग भी गया हो। ऐसी हालत में तुम्हारा सूम चाचा रुपया क्यों खर्च करने लगा भला? अब तो जहां तक जल्द हो सके सरला की शादी किसी के साथ हो ही जानी चाहिए। हाँ, मैंने तो आज ये भी सुना है कि तुम्हारा चाचा दूसरा वसीयतनामा तैयार कर रहा है। पारसनाथ, ये तुमसे किसने कहा? पांदी, अरे आज राजा साहब का एक मुसाहब अपने लड़के की शादी में नाचने के लिए बीड़ा देने के वास्ते मेरे यहाँ आया था। वही इस बात का जिक्र करता था। उसका नाम तो मैं इस वक्त भूल गई, अम्मा को याद होगा। पारसनाथ, अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बांदी, हाँ बेशक। पारसनाथ, भला ये भी कुछ मालूम हुआ कि दूसरे वसीयतनामे में उसे क्या लिखा है? बांदी, तुम भी अजबूद हो, भला इस बात का जवाब मैं क्या दे सकती हूँ, और मैं उस कहने वाले से पूछ भी क्यों सकती थी? पारसनाथ, ठीक है, अगर ये बात ठीक है तो मैं समझता हूँ कि अपने चाचा को जहन्नुम में पहुंचा देने के सिवा हम मेरे लिए कोई और उचित कार्य नहीं है। बांदी, अब इन सब बातों को तुम ही समझो, मगर मैं ये पूछती हूँ कि अब तक तुमने सरला की शादी का इंतजाम क्यों नहीं किया? अगर वह हो जाती तो सब बखेरा ही तो खत्म था। पारसनाथ, ठीक है, मगर जब तक सरला शादी करने पर दिल से राजी ना हो जाए तब तक हमारा मतलब नहीं निकलता। अब मान लिया जाए कि अगर हमने उसकी शादी जबरदस्ती किसी के साथ कर दी और प्रकट होने पर उसे इस बात का हल्ला मचा दिया कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, तब मेरे लिए बहुत बुराई पैदा हो जाएगी, और शादी हो जाने के बाद भी उसे छिपाए रहना उचित नहीं होगा। ताज्जुब नहीं कि बहुत दिनों तक सरला का पता ना लगने के कारण मेरे चचा उसकी तरफ से ना उम्मीद होकर अपनी कुल जायदाद खैरात कर दें या कोई दूसरा वसीयतनामा ही लिख दें। हमारा काम तो बने कि सरला शादी के होने के बाद एक दफे किसी बड़े के सामने कह दे कि हाँ, ये शादी मेरी इच्छा अनुसार हुई है। इसके अतिरिक्त हमारी गुप्त कमेटी ने भी यही निश्चय किया है कि चचा साहब को किसी तरह खत्म कर देना चाहिए, जिसमें उन्हें दूसरा वसीयतनामा लिखने का मौका ही ना मिले। उन लोगों ने जो कुछ चाल सोची थी वह तो पूरी होती नजर ही नहीं आ रही। बांदी, वह कौन सी चाल थी जी? पारसनाथ, अरे वही कि मेरा चचा खुद हरनंदन से रंज होकर ये हुक्म दे देता कि सरला को खोजकर उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। बस उस समय मुझे खैरखा बनने का मौका मिल जाता। मैं झट से सरला को प्रकट करके कह देता, किसी हरनंदन के दोस्त डाकुओं के कब्जे में से निकाल लाया हूं, और जब उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो जाती तब इसके पहले कि मेरा चाचा दूसरा वसीयतनामा लिखे मैं उसे मारकर बखेड़ा ही मिटा देता। ऐसी अवस्था में मुझे उनके लिखे वसीयतनामे के अनुसार आधी दौलत अवश्य मिल जाती। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें तुम नहीं समझ सकती, मगर अब जो हम लोग गौर करते हैं तो हम लोगों की पिछली कार्रवाई बिल्कुल जानने में मिल गई सी जान पड़ती है, क्योंकि मेरे चचा हरनंदन के खिलाफ कोई कार्रवाई करते दिखाई नहीं देते मुझे। आज हरिहर सिंह ने भी यही बात कह दी। खाली तुम्हारे चचा के मारे जाने से कोई फायदा नहीं हो सकता। फायदा तभी होगा जब चाचा भी मारा जाए और सरला भी अपनी खुशी से शादी कर ले। मगर बड़े अफसोस की बात है कि मैं सरला को भी किसी तरह समझा ना सका। मैं स्वयं कैदी बनकर उसके पास गया और बहुत तरह से समझाया बुझाया, मगर उसके एक न मानी, उल्टे मुझी को बेवकूफ बना के छोड़ दिया। बांधी, अच्छा तुम सरला के पास गए थे? अच्छा तो वहां क्या हुआ? अरे मुझसे भी तो खुलासा कहो।
पारस ने अपना सरला के पास जाने और वहां से चुच्छू बनकर बेरंग लौट आने का हाल बांदी से बयान किया। और तब बांदी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं सरला को दूसरे के साथ शादी करने पर राजी कर दूं और वह इस बात को खुशी से मंजूर कर ले तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? इतना सुनकर पारस ने उसके गले में हाथ डाल दिया और प्यार की निगाहों से देखता हुआ खुशामद के ढंग पर बोला, तुम मुझसे पूछती हो कि मुझे क्या इनाम मिलेगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? हालांकि तुम इस बात को बखूबी जानती हो कि यह सब कार्रवाई तुम्हारे लिए ही की जा रही है और इस काम में जो कुछ मिलेगा उसका मालिक सिवा तुम्हारे दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुम जो कुछ हाथ उठाकर मुझे दे दोगी वही मैं लूंगा। बांदी, ये सब तो ठीक है, मुझे तुमसे रुपए पैसे की लालच कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहती हूँ, मगर क्या करूं, अम्मा के मिजाज से लाचार हूँ। आज बात ही बात में तुम्हारा जिक्र आ गया था, तब अम्मा बोली मैं तो 2 ही 3 दिन की मेहनत में सरला को राजी कर लूं। मैं ही नहीं बल्कि मेरी तरकीब से तू भी वह काम कर सकती है, मगर मुझे फायदा ही क्या जो इतना सिर खप्पन करूं। मैंने बहुत कुछ कहा कि अम्मा और तरकीब मुझे बता दो, मैं उनका काम कर दूं तो मुझे भी फायदा होगा, मगर उन्होंने एक न मानी। बोली कि अब फलाने फलाने ढंग से मेरी कर दी जाए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो कि किसी के किए ना हो सके वह हम लोग कर सकते हैं। उन्हीं की बात मुझे इस समय याद आ रही है, तब मैं तुमसे कह बैठी कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा, नहीं तो मैं भला तुमसे क्या मांगूंगी, तुम बताओ। खैर इन बातों को जाने दो, अम्मा तो पागल हो गई हैं। तुम जो कुछ कर रहे हो करो, उनकी बातों पर ध्यान ना दो। पारसनाथ, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा ना कहना चाहिए। आखिर जो कुछ तुम्हारी अम्मा के पास है या रहेगा वह सब तुम्हारा ही तो है, और अगर मैं इस समय उनकी इच्छा अनुसार कुछ करूंगा तो उसमें तुम्हारा ही तो फायदा है। मेरे दिल का हाल तो तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारे मुकाबले में किसी चीज की भी हकीकत नहीं समझता। खैर पहले ये बताओ कि वह चाहती क्या थी? बांदी, अजी जाने भी दो, उनकी बातों में कहाँ तक पड़ोगे। वह तो कहेंगी कि अपना घर उठाकर दे दो, तो क्या कोई अपना घर उठाकर दे दे भला? पारसनाथ, और कोई चाहे दे या ना दे, मगर मैं तो अपना घर तुम्हारे ऊपर न्यौछावर किए बैठा हूं। अस्तु मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम कहो भी तो सही। मतलब तो अपना काम होने से है। बांदी, मैं क्या कहूं, मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जाता। पारसनाथ, फिर वही नादानी की बात, तुम तो अजब बेवकूफ औरत हो। कहो कहो, तुम्हें मेरे सर की कसम, कहो तो सही वे क्या मांगती थी? बांदी, कहती थी कि इस समय तो सरला के कुल गहने मुझे दे दो जो ब्याह वाले दिन उस वक्त उसके बदन पर थे जब तुम लोगों ने उसे घर से बाहर निकाला था, और जब तुम्हारा काम हो जाए अर्थात सरला प्रसन्नता से दूसरे के साथ शादी कर ले, बल्कि सबों से खुल्लम खुल्ला कह दे कि हाँ यह शादी मैंने अपनी खुशी से की है, तब 10,000 रुपया नगद मुझे मिले। मगर वे चाहती हैं कि रुपए की बाबत आप एक पुर्जा पहले ही लिखकर उन्हें दे दे। बस यही तो बात है जो अम्मा कहती थी। पारसनाथ, तो इसमें हर्जी क्या है? आखिर वह रुपया जो मुझे मिलेगा तुम्हारा ही तो है। फिर आज अगर 10,000 देने का पुर्जा मैं लिख ही दूंगा तो क्या हर्ज है? मगर हाँ, एक बात जरा मुश्किल है। बांदी, वह क्या? पारसनाथ, गहने जो सरला के बदन पर थे उनमें से आधे के लगभग तो हम लोगों ने बेच डाले हैं। बांदी, तो हर्जी क्या है, जो कुछ हो उन्हें दे दो, मैं उन्हें कह सुनाकर ठीक कर लूंगी। आखिर कुछ भी हो मेरी बात मानेगी या नहीं? ऐसे ही जिद करने पर उतारू होंगी तो मैं उनका साथ ही छोड़ दूंगी। वाह रे, जिसे मैं प्यार करती हूँ उसी को वो मनमाना सतावेंगी, मैं ऐसा नहीं देख सकती, ये मुझसे बर्दाश्त ना हो सकेगा। अच्छा तो बुलाऊं निगोड़ी मम्मा को? पारस, हाँ हाँ बुलाओ, पुर्जा तो मैं इसी समय लिख देता हूँ और बचे हुए गहने कल इसी समय लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मगर तुम उन्हें निगोड़ी क्यों कहती हो? वह बड़ी हैं, उन्हें ऐसा ना कहना चाहिए तुम्हें। बांदी, उफ,
जबकि वह मेरी तबीयत के खिलाफ करके मेरा दिल जलाती हैं, तो मैं उन्हें कहने से कब बाज आती हूँ। इतना कहकर बांदी चली गई और थोड़ी ही देर में अपनी अम्मा को साथ लेकर चली आई। उस समय उसकी निगोड़ी अम्मा के हाथ में कलम, दवात और कागज भी मौजूद था। मराद में हो, अल्लाह सलामत रखे इत्यादि कहती हुई वह पारसनाथ के पास बैठकर धीरे धीरे बातें करने लगी और थोड़ी ही देर में उल्लू बनाकर उसने पारसनाथ से अपनी इच्छा अनुसार पुर्जा लिखवा लिया। मामूली सिरनामे के बाद उस पुर्जे का मजमून ये था, बांदे की अम्मा जान रसूल बांदी से मैं इकरार करता हूँ कि उसकी कोशिश से अगर सरला, जो कि इसमें हमारे कब्जे में है, मेरी इच्छा अनुसार हरनंदन के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ प्रसन्नता पूर्वक विवाह कर लेगी तो मैं रसूल बांदी को 10,000 रुपये नगद दूंगा। पुर्जा लिखवाकर बुढ़िया विदा हुई और बांदी पारसनाथ को अपने नखरे का आनंद दिखाने लगी। मगर पारसनाथ के लिए यह खुशकिस्मती का समय घंटे भर से ज्यादा देर तक के लिए न था, क्योंकि इसी बीच में नौकरानी ने हरनंदन बाबू के आने की इत्तला दी, जिसे सुनकर पारसनाथ ने बांदी से कहा, लो तुम्हारे हरनंदन बाबू आ गए, अब मुझे विदा करो। बांदी, मेरे काहे को होंगे, जिसके होंगे उसके होंगे, मैं तो तुम्हारे काम का ख्याल करके उन्हें अपने यहाँ आने देती हूँ, नहीं तो मुझे गरज ही क्या पड़ी है। पारसनाथ, उनकी गरज तो कुछ नहीं मगर रुपए की गरज तो है। बांदी, जी नहीं, मुझे रुपए की भी लालच नहीं है, मैं तो मोहब्बत की भूखी हूँ, सो तुम्हारे सिवाय और किसी में देखती ही नहीं। पारसनाथ, तो अब हरनंदन से मेरा क्या काम निकलेगा। बांदी, वाह वाह क्या खूब, इसी अकल पर सरला की शादी दूसरे के साथ करा रहे हो। पारस, सो क्या। बांदी, आखिर दूसरी शादी करने के लिए सरला को क्यों कर राजी किया जाएगा, और तरकीबों के साथ एक तरकीब ये भी होगी कि हरनंदन के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी सरला को दिखाई जाएगी, जिसमें सरला से घृणा और उसकी निंदा होगी। पारसनाथ, ठीक है, अब मैं समझ गया, शाबाश, बहुत अच्छा सोचा। सरला हरनंदन के अक्षर पहचानती भी है। अच्छा, तो मेरे जाने का रास्ता ठीक कराओ, वह कमबख्त मुझे देखने ना पावे। बांदी, बस तुम सीढ़ी के बगल वाले पायखाने में घुसकर खड़े हो जाओ, जब वे ऊपर आ जाएं तब तुम नीचे उतर जाना और गली के रास्ते बाहर हो जाना, क्योंकि सदर दरवाजे पर उनके आदमी होंगे। पारसनाथ, बहुत खूब। लड़कियों के यहाँ आने का एक नतीजा ये भी है कि कभी कभी पायखाने का आनंद भी लेना पड़ता है। इसके बाद जवाब में बांदी ने मुस्कुराकर एक चपत से पारसनाथ की खातिर की और मटकती हुई नीचे चली गई। जब तक हरनंदन बाबू को लेकर वह ऊपर न आई, तब तक पायखाने का विमल अथवा समल आनंद पारसनाथ को भोगना पड़ा। उपन्यास का अगला भाग सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, धन्यवाद।